हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज वर्क हार्ड इन साइलेंस एंड लेट योर सक्सेस मेक द नॉइस। यानी कि आप चुपचाप निरंतर मेहनत करते रहिए। जो लोग भी आपके लिए कुछ भी गलत सलत बोलते हैं या आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, उनको जवाब अपनी सफलता से दीजिए, ठीक है? क्योंकि आप कुछ भी बोलेंगे, वो बोल के फायदा तो है नहीं कुछ। वो लोग कौन सा सुनने वाले हैं? अगर इतनी उनमें समझ होती कि आपके बोलने से समझ जाते तो शायद आपको इस तरीके की बात वो बोलते ही नहीं। उनमें समझ नहीं है तो उनको समझाएगा कौन? आपकी सफलता, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। ऑन वेंसडे, बुधवार को, द यूएस इम्पोज सैंक्शंस ऑन अबाउट 400 एंटिटीज एंड इंडिविजुअल्स अक्रॉस द वर्ल्ड। बोल रहे हैं बुधवार को यूएस ने, यूनाइटेड स्टेट्स ने इम्पोज किया मतलब लगाया। क्या लगाया? सैंक्शंस लगाए। सैंक्शंस क्या होता है कि कुछ बाधाएं लगा दी जाती हैं, किसी तरीके के प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। तो उनने प्रतिबंध लगा दिए किसके ऊपर? 400 एंटिटीज हो सकते हैं, कोई संस्था हो सकती है, कोई कंपनी हो सकता है। तो 400 लोगों के ऊपर, चीज़ों के ऊपर, संस्थाओं के ऊपर उन्होंने ये सैंक्शंस लगाए। एंड इंडिविजुअल्स, और इंडिविजुअल व्यक्तियों के ऊपर भी लगाए दुनिया भर में, इंक्लूडिंग 19 इंडियन फर्म्स, जिसमें कि 19 भारतीय फर्म्स, कंपनीज भी शामिल हैं, एंड 2 इंडियन नेशनल, और 2 भारतीय नागरिक शामिल हैं। फॉर एलिजिडली, अब क्यों लगाए गए सैंक्शंस? फॉर एलिजिडली, कथित रूप से, हेल्पिंग रशियाज वॉर एफर्ट्स, रशिया के युद्ध के प्रयासों को मदद करने के लिए, यूक्रेन में जो रशिया युद्ध कर रहा है, इन यूक्रेन, उसके युद्ध के प्रयासों को मदद करने के लिए आरोप लगाया गया है। Most of the Indian entities sanctioned are suppliers of electronic components. इनमें से जो अधिकतर, मोस्ट ऑफ द मतलब अधिकतर जो इंडियन एंटिटीज, हिंदुस्तानी कंपनीज और इंडिविजुअल नागरिक जिनके ऊपर आरोप लगाया गया है, उनमें से अधिकतम जिनके ऊपर सैंक्शंस लगाए गए हैं वो क्या है? सप्लायर है। किस चीज़ के सप्लायर है? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के। अ फ्यू सप्लाई एयरक्राफ्ट पार्ट्स, और इनमें से कुछ जो है एयरक्राफ्ट के पुर्जे जो होते हैं ना, उनको सप्लाई करते हैं। एंड मशीन टूल्स, और मशीन के जो पुर्जे वगैरह होते हैं, उनके जो औजार होते हैं या कंपोनेंट्स, पुर्जे होते हैं, वो सप्लाई करते हैं अमंग अदर आइटम्स, और दूसरी चीज़ों के साथ में। द यूएस स्टेट डिपार्टमेंट सेज, यूएस का जो स्टेट डिपार्टमेंट है वो कहता है that the move aims to address evasion of sanctions। इस कदम का, ये जो कदम है, इसका उद्देश्य क्या है? एम्स मतलब उद्देश्य, इसका उद्देश्य है एड्रेस करना मतलब कि निपटना। किस चीज से निपटना? इवेजन मतलब चोरी। किस चीज की चोरी? सैंक्शंस की चोरी। अब आपको पता है रशिया के ऊपर पहले ही सैंक्शंस लगाए गए हैं, ठीक है, जिसकी वजह से रशिया एनर्जी वगैरह का आयात निर्यात कुछ नहीं कर सकता, राइट? बट इसके बावजूद हिंदुस्तान वहाँ से जो है एनर्जी ले रहा है, और एनर्जी के रूप पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ले रहा है। तो वो सैंक्शन से बचाने, उनसे सैंक्शंस की चोरी के को रोकने के लिए ये कदम यूएस डिपार्टमेंट ने लगाया। एंड टारगेट एंटिटीज इन मल्टीपल कंट्रीज, और अलग अलग देशों में अलग अलग संस्थाओं को, ऑर्गेनाइजेशंस को, कंपनीज को, व्यक्तियों को टारगेट किया गया। इंक्लूडिंग, जिसमें कौन कौन शामिल है? चाइना शामिल है, मलेशिया शामिल है, थाईलैंड शामिल है, टर्की एंड द यूएई अपार्ट फ्रॉम इंडिया। हिंदुस्तान के अलावा ये सारे देश उसमें शामिल हैं। किस चीज़ के लिए? फॉर सेलिंग, बेचने के लिए। सेलिंग मतलब बेचना। क्या बेचना? आइटम्स एंड अदर इम्पॉर्टेंट डुअल यूज गुड्स टू रशिया। आइटम्स या फिर दूसरे ऐसे ही महत्वपूर्ण डुअल यूज मतलब एक ऐसी चीज जो दो तरीके से काम की जा सकती है। अब सेल है, वो आप घड़ी वगैरह में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रिमोट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और बॉम्ब्स के जो रिमोट है उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डुअल पर्पस हो गया ना। या तो आप कुछ क्रिएटिव चीज़ों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं इन चीज़ों का, और वहीं आप साथ ही साथ इनका कुछ डिस्ट्रक्टिव चीज़ों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डुअल यूज वाले गुड्स रशिया को सप्लाई करते हैं, इन देशों को शामिल किया गया। इंक्लूडिंग,
जिसमें क्या शामिल है, क्रिटिकल कंपोनेंट्स, क्रिटिकल मतलब बहुत ही ज़रूरी जो कंपोनेंट्स होते हैं, दैट रशिया रिलाइज ऑन फॉर इट्स वेपन्स, जो कि रशिया जिनके ऊपर निर्भर करता है अपने हथियारों के लिए, हथियारों के सिस्टम्स के लिए, टू वेज वॉर अगेंस्ट यूक्रेन, ताकि वो क्या कर सके, एक युद्ध छेड़ सके। यूक्रेन, वेज करना मतलब छेड़ना, युद्ध छेड़ना किसके अगेंस्ट में, यूक्रेन के अगेंस्ट में। उसके लिए रशिया को जरूरी प्रोडक्ट्स जो है उनको ये कंट्री सप्लाई करी थी, और ये डुअल पर्पस चीजें हैं। हो सकता है रशिया ने उनसे कुछ ये बोल के लिया हो कि नहीं हमने तो इसमें प्रोडक्टिव काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो यूज वॉर के लिए कर रहे हो, या फिर जो भी पर्पस होगा, लेकिन ये डुअल पर्पस गुड्स थे, डुअल पर्पस कंपोनेंट्स थे, जो कि रशिया के ऊपर अब बाकी देशों के ऊपर भी अब सैंक्शन लगा दिए गए हैं। डुअल यूज गुड्स कैन बी यूटिलाइज्ड, डुअल यूज गुड्स जो है उनका इस्तेमाल, यूटिलाइज मतलब इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है, कैन बी मतलब किया जा सकता है, ठीक है। किसके लिए, फॉर बोथ सिविल एंड मिलिट्री एप्लीकेशन, दोनों ही, सिविल ऑपरेशन के लिए या मिलिट्री एप्लीकेशंस के लिए, यानी कि सेना के अंदर भी इस्तेमाल किया जा सकता है और पब्लिक डोमेन में कुछ मदद की चीज़ों के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। मैनी सच आइटम्स आर पार्ट ऑफ कॉमन हाई प्रायोरिटी लिस्ट, मैनी सच आइटम्स, इनमें से बहुत सारी ऐसी आइटम्स हैं जो कि आर पार्ट, हिस्सा है किस चीज़ का, ऑफ कॉमन हाई प्रायोरिटी लिस्ट, एक कॉमन हाई प्रायोरिटी लिस्ट होती है उसका हिस्सा है, मेड जॉइंटली बाय द यूएस, जिसको किसने बनाई, ये लिस्ट किसने प्रिपेयर करी, यूएस ने, द ईयू यूरोपियन यूनियन, जापान एंड द यूके, इन देशों ने मिलकर ये लिस्ट तैयार करी है। उस लिस्ट की कैटेगरी में इनमें से बहुत सारी चीजें आती हैं। द CHPL क्या हो गया, कॉमन हाई प्रायोरिटी लिस्ट lists numerous items that Russia seeks to procure for its weapons program, इसमें बहुत सारी, numerous मतलब बहुत सारी items जो है लिस्ट की गई हैं, चिन्हित की गई हैं, मार्क की गई हैं, जो कि दैट रशिया, जो कि रशिया सीक्स टू प्रोक्योर, सीक्स मतलब कोशिश कर रहा है, पाने की कोशिश कर रहा है, प्रोक्योर मतलब हासिल करना, प्राप्त करना, तो पाने की कोशिश कर रहा है अपने वेपन्स प्रोग्राम्स के लिए, ठीक है। तो इनमें वो सारी आइटम्स लिस्टेड हैं। इन द आफ्टरमैथ, आफ्टरमैथ होता है किसी चीज के परिणाम स्वरूप, उसके बाद के जो इफेक्ट्स हैं उसके रूप में, तो किसी चीज के परिणाम स्वरूप किसके, वाइल देयर मे बी एन अ टेम्पटेशन, बोल रहे हैं हालांकि यहाँ पे एक प्रलोभन, टेम्पटेशन मतलब प्रलोभन हो सकता है, टू ग्रैंड स्टैंड मतलब दिखावा करना, अगेंस्ट द यूएस सैंक्शंस, की दुनिया के सभी देश जो हैं वो यूएस सैंक्शंस के अगेंस्ट में हो सकता है दिखावा करें कि नहीं नहीं ये तो बड़ा गलत हो गया, आप गलत कर रहे हैं। इट वुड हेल्प टू अंडरस्टैंड देयर कंटेक्स्ट, लेकिन इससे क्या होगा, उन देशों का जो कंटेक्स्ट है या इन चीज़ों का जो कंटेक्स्ट है, इनका जो मूल लिंकेज है कि कौन देश क्या चाह रहा है, वो समझने में आसानी मिलेगी, एंड टू असेस देयर कॉन्सिक्वेंसेस फॉर इंडियाज डोमेस्टिक इंटरेस्ट, और इन सब का जो परिणाम रहेगा, परिणाम किस चीज के लिए, हिंदुस्तान के घरेलू इंटरेस्ट के लिए, घरेलू हित के लिए, वो आंकलन करने में यहाँ पे हमें मदद मिलेगी, ठीक है। देयर इज अ वॉर raging in Europe and there is a growing sense that it is likely to escalate, एक युद्ध, रेजिंग मतलब भड़क रहा है, धधक रहा है, यूरोप में एक युद्ध धधक रहा है, और इसके बढ़ने के, ऐसे बढ़ती हुई, ग्रोइंग सेंस की मतलब एक उम्मीद है, या उम्मीद के ना कह सके, ऐसा शक है, आशंका है, बढ़ती हुई आशंका है कि एस्केलेट होगा और ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है। As such, the West is tightening sanctions to prevent Russia's military capability from growing. तो इसी के लिए क्या किया जा रहा है, वेस्टर्न कंट्रीज जो है, वेस्ट जो है, सब एकजुट होके टाइटनिंग करना मतलब कठोर होना, किस चीज के ऊपर, सैंक्शंस, कठोर सैंक्शंस लगाने के ऊपर अग्रसर हो रहा है, ताकि रशिया को बचाया जा सके या रोका जा सके उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटी को, मिलिट्री क्षमता को बढ़ाने से, यानी कि सारे सैंक्शंस का उद्देश्य यही है कि रशिया अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को ना बढ़ा पाए। द सेकेंड क्रिटिकल एस्पेक्ट इज दैट, जो दूसरा एक महत्वपूर्ण, क्रिटिकल मतलब महत्वपूर्ण, एस्पेक्ट मतलब पहलू, तो जो दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है, इज दैट वो ये है, क्या, द सैंक्शंस हैव अ ब्रॉड स्वीप, ये जो सैंक्शंस है इसका एक बहुत बड़ा दायरा है, स्वीप मतलब दायरा, ठीक है।
अक्रॉस सेवरल कंट्रीज, अलग अलग देशों के अंदर में, क्योंकि ये किसी एक देश के ऊपर तो आपने लगाया नहीं, बहुत सारे देशों के ऊपर आपने लगाए हैं, तो आपका रेंज तो बढ़ गया है. इंडिया और इंडियन फर्म्स हैड नॉट बीन स्पेसिफिकली टारगेटेड और सिंगल्ड आउट. तो हिंदुस्तान या फिर हिंदुस्तानी फर्म्स जो है वो स्पेसिफिकली टारगेट नहीं की गई हैं कि यही है जिनको हमने सैंक्शन किया है, या उनको सिंगल आउट नहीं किया गया, अलग नहीं किया गया. द थर्ड की पॉइंट, एक तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, इज दैट वो ये है कि while इंडिया हैज़ डिफरेंसेस विद द यूएस ऑन रशिया, कि हिंदुस्तान के रशिया के साथ में, रशिया को लेकर यूएस के साथ में मतभेद हो सकते हैं, ठीक है. It is also true that India has a strong partnership with the US when it comes to China. लेकिन वहीं साथ ही साथ ये बात भी उतनी ही सच है, उतनी ही सत्य है कि हिंदुस्तान की यूएस के साथ में चाइना के अगर सामने आ जाए तो हिंदुस्तान की ज़्यादा अच्छी दोस्ती है यूएस के साथ में एज कम्पेयर टू चाइना, या फिर अगर चाइना की बात आती है तो, क्योंकि आपको पता है चाइना भी सुपर पावर है और यूएस भी, और यूएस और चाइना में खींचातनी तो चली रहती है हमेशा से, राइट. और रशिया भी वैसा ही एक सुपर पावर है. यूएस चाइना रशिया इनकी खींचातनी चल रही थी. चाइना रशिया का फ्रेंडली एक काइंड ऑफ फ्रेंड है, और यूएस जो है रशिया के अगेंस्ट में है, और चाइना भी यूएस के अगेंस्ट में है. तो बहुत खिचड़ी सी है कि कौन किसका दोस्त है. यहाँ पे ऐसा नहीं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो गया, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है. यहाँ पे दोस्त का दोस्त भी दुश्मन हो सकता है, राइट. तो ये इस तरीके का सिनेरियो रशिया, इंडिया, यूएस, चाइना के साथ में चल रहा है. द इंडियन गवर्नमेंट शुड नाइदर टेक ऑफेंस, हिंदुस्तान सरकार को टेक ऑफेंस मतलब नाराज होना, तो इनको शुड होना चाहिए, नाइदर मतलब नहीं होना चाहिए. तो इंडियन गवर्नमेंट शुड नाइदर, यानी कि हिंदुस्तान सरकार को ना ही गुस्सा होना चाहिए, नाराज होना चाहिए एट द सैंक्शंस, इन सैंक्शंस के ऊपर, नॉर इग्नोर देम एज द डिसीजन ऑफ एन आउटगोइंग यूएस प्रेसिडेंट, ना ही इनको नज़रअंदाज करना चाहिए कि भाई ये तो अब इनके प्रेसिडेंट तो जाने वाले हैं, जो नए प्रेसिडेंट आएंगे हम उनसे डील करेंगे, ऐसे भी नहीं सोचना चाहिए. इट शुड इंस्टेड ट्रीट देम एज अ कॉशन, बल्कि हिंदुस्तान को इनको एक चुनौती या फिर एक संकेत, चेतावनी के तौर पे देखना चाहिए. इन द पास्ट में व्हेन इट केम टू क्रूड ऑयल सैंक्शन, जब क्रूड ऑयल सैंक्शंस की बात आई, द यूएस हैड प्रोवाइडेड इंडिया सम रिलीफ, तब यूएस ने हिंदुस्तान को थोड़ी बहुत राहत तो दी, बट द करंट रिस्ट्रिक्शंस refer to goods the US views as directly boosting Russia's military capabilities. लेकिन अब जो restrictions लगाए गए हैं, जो प्रतिबंध लगाए गए हैं, जो sanctions लगाए गए हैं, वो उन goods को लेकर हैं, उन goods को रेफर करते हैं या उन चीज़ों को लेकर हैं जिनको US जो है वो views मानता है कि ये डायरेक्टली, सीधे तौर पे रशिया की मिलिट्री कैपेबिलिटी को बूस्ट कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं. Delhi would do well to focus on the need to protect Indian businesses from getting caught in the crossfire. Caught in the crossfire मतलब बीच में फंसना. तो दिल्ली का यानी कि भारत का would do well, अच्छा कदम होगा, अच्छा सोच होगा अगर वो पूरा जो है अपना फोकस कहाँ रखते हैं, अपना पूरा फोकस जो है वो इस बात पे रखते हैं कि इंडियन बिजनेसेस को बचाया जाए इस क्रॉस फायर के बीच में, इस बीच जो खींचातनी चल रही है उसके बीच में फंसने से. इंडिया हैड सेट अप एक्सपोर्ट कंट्रोल मैकेनिज्म, सेटअप मतलब स्थापित किया है, तो हिंदुस्तान ने एक एक्सपोर्ट कंट्रोल मैकेनिज्म जो है वो स्थापित किया है एज पार्ट ऑफ द न्यूक्लियर डील विद द यूएस, यूएस के साथ में न्यूक्लियर डील के हिस्से के तौर पे, ठीक है. तो जो इंडिया की यूएस के साथ में न्यूक्लियर डील हुई थी उसमें एक टर्म या एक क्लॉज जो था वो एक्सपोर्ट कंट्रोल मैकेनिज्म में था. इट इज़ टाइम टू अपडेट देम, अब हाई टाइम है, अब बिल्कुल सही समय है कि हम उनको अपडेट करें. द गवर्नमेंट नीड्स टू एडुकेट इंडस्ट्री अबाउट द एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस, सरकार को पूरी इंडस्ट्री व्यवस्था को भी इन एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस के बारे में समझाना पड़ेगा, उनकी जानकारी देनी पड़ेगी. एंड पॉसिबली और संभवतः इवन लाइसेंस सम ऑफ द क्रिटिकल आइटम्स, कुछ क्रिटिकल महत्वपूर्ण आइटम्स के ऊपर लाइसेंस आवंटन जैसी प्रक्रिया भी स्थापित करनी पड़ेगी टू इंश्योर दैट
इंडियन बिजनेसेस आर नॉट एडवर्सली अफेक्टेड बाय द ऑनगोइंग कन्फ्लिक्ट। ये सुनिश्चित करने के लिए क्यों करनी पड़ेगी? ये सुनिश्चित करने के लिए कि हिंदुस्तान के जो कंपनीज हैं उनको कोई भी एडवर्स मतलब कि कोई भी नेगेटिव इफेक्ट ना हो अभी जो कन्फ्लिक्ट, जो मतभेद, जो तनाव चल रहा है उससे। ठीक है, तो ये था पैसेज। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। बेसिकली हुआ क्या है कि यूएस ने 400 दुनिया भर की कंपनीज, लोगों के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए हैं। किसके लिए? ताकि रशिया को और ज़्यादा मजबूती ना मिले यूक्रेन युद्ध में। और इन कंपनीज के ऊपर सैंक्शंस ये आरोप लगाते हुए लगाए गए हैं कि ये रशिया की मदद कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हिंदुस्तान की भी 19 कंपनी और 2 नागरिकों का नाम है। अब ये हुआ क्या कि होता है कि डुअल पर्पस कुछ गुड्स होते हैं जिनका इस्तेमाल आप मिलिट्री के रूप में भी कर सकते हैं और जिनका इस्तेमाल आप आम जनता की भलाई के लिए या आम इस्तेमाल के लिए भी कर सकते हैं। तो वो जो प्रोडक्ट्स हैं वो रशिया इन कुछ देशों से आयात करता है, इन कंपनी से आयात करता है, जिसकी मदद वो मिलिट्री उसमें भी कर रहे हैं, युद्ध में भी कर रहे हैं। ऐसा आरोप यूएस ने लगाया है। अब यूएस ने रशिया के ऊपर पहले ही सैंक्शन लगाए गए हैं, लेकिन कई सारे देश हैं जो उनको मान नहीं रहे। और रशिया जब पहले ही इतने गुस्से में, तो वो किसी की बात क्यों मानेगा? ना रशिया बात मान रहा है, ना इजराइल बात मान रहा है, राइट? तो जब ये दोनों देश बात मान नहीं रहे तो रशिया को कंट्रोल करने के लिए यूएस ने बोला कि अच्छा, तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो हम एक काम करते हैं, हम तुम्हारे दोस्त जो तुम्हें सप्लाई कर रहे हैं प्रोडक्ट्स, हम उन्हीं के ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे। अब यूएस का सैंक्शन लगाने का मतलब है कि यूरोपियन यूनियन उनके साथ में है, क्योंकि रशिया के अगेंस्ट में जा रही है यूरोपियन यूनियन। ठीक है, यानी कि वो लोग उनके साथ में, यूके उनके साथ में, जापान ही उनके साथ में। तो जब बड़ी मेजर इकोनॉमीज उनके साथ में है तो कुछ छोटी इकोनॉमीज अगर उनके रशिया के साथ में होंगी भी तो उससे उनको फर्क नहीं पड़ेगा कि ये जो मेजर इकोनॉमीज हैं ये कंट्रोल करेंगी ज़्यादातर हिस्सा मार्केट शेयर का, राइट? तो इसलिए बाकी देशों को भी उनकी बात माननी पड़ेगी। तो ये सब सिनारियो चल रहा है। अब हिंदुस्तान किस तरीके से इसमें फंस जाता है और किस तरीके से उसके दोनों देशों के साथ में रिलेशन है और किस तरीके से उनको अपने बिजनेसेस को प्रोटेक्ट करना है, ये कुछ लास्ट के पैसेज में हमने डिस्कशन करा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। वट इज द टोन ऑफ द पैसेज? पैसेज की टोन कैसी है? फर्स्ट है अलार्मिस्ट एंड कन्फ्रंटेशनल, कि ये चिंताजनक है, और कन्फ्रंटेशनल मतलब कि किसी को आगे स्पष्ट कुछ चीजें पूछ रही है, किसी के आगे एकदम। आप जब कन्फ्लिक्ट के लिए खड़े हो जाते हैं कि तुमने ऐसे बोल कैसे दिया, तो वैसे वो कन्फ्रंटेशनल है। तो इनकरेक्ट है, ऐसा तो नहीं है। एनालिटिकल एंड एडवाइजरी, बिल्कुल करेक्ट है। एनालाइज किया है पूरी प्रक्रिया का, जो फैसला आया है उसका, और उसके ऊपर उन्होंने कुछ सलाह दी है कि भाई आपको अपने बिजनेस के बारे में भी सोचना चाहिए। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Why has the US imposed sanctions on the 19 Indian firms and 2 Indian nationals according to the passage? क्यों इम्पोज किए गए सैंक्शंस? ताकि रशिया जो है कुछ एसेंशियल मिलिट्री कंपोनेंट्स जो थे उनको प्रोक्योर नहीं कर पाए। ठीक है, टू रिड्यूस इकोनॉमिक डिपेंडेंसी ऑन रशिया, इनकरेक्ट है। टू प्रिवेंट रशिया फ्रॉम ऑब्टेनिंग एसेंशियल कंपोनेंट्स फॉर इट्स मिलिट्री सिस्टम, बिल्कुल करेक्ट है। यही उनका मुख्य उद्देश्य है कि रशिया को अब और ज्यादा मजबूती ना मिले युद्ध में। What does the passage suggest India's response should be to the US sanctions? बोल रहे पैसेज के अनुसार हिंदुस्तान का क्या जवाब होना चाहिए इन US sanctions को लेके? तो उन्हें बोला कि आपको लापरवाह भी नहीं होना है कि अरे ये वाले प्रेसिडेंट तो जाने वाले हैं, नए प्रेसिडेंट आएंगे तब उनके साथ डील करेंगे। ना ही आपको इसके बारे में बहुत ज़्यादा परेशान होना है कि ओहो इतना बड़ा कुछ हो गया, या फिर हम उनको गुस्से से जवाब देंगे कि तुमने ऐसा कैसे कर दिया। नहीं, उन्हें बोला सावधानी से आपको पूरे मामले को पूरे मामले को जांचो पढ़तो, उसको एनालाइज करो, उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन लो। इम्पल्स में आके डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है। इट शुड रिटेलिएट विद सैंक्शंस ऑन यूएस फर्म्स, कर सकते हैं क्या? जैसे कनाडा के ऊपर किया, तुमने हमारे निकाल दिए कर्मचारी, हम तुम्हारे निकाल देंगे। नहीं कर सकते ना, एम्बेसी के लोग नहीं निकाल सकते। तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यूएस एक सुपर पावर है जिसकी हमें ज़रूरत है। सो इनकरेक्ट है। इंडिया शुड डिसरिगार्ड द सैंक्शंस एज दे आर इनसिग्निफिकेंट, इनकरेक्ट है। ये सैंक्शंस ऐसा नहीं है कि गैर महत्वपूर्ण है या इनकी कोई वजूद नहीं है, ये सैंक्शंस बहुत मायने रखते हैं, तो इनको डिसरिगार्ड नहीं कर सकते।
इंडिया शुड कॉशियसली एसेस दी सैंक्शंस विदाउट रिएक्टिंग इम्पल्सिवली। बिल्कुल करेक्ट है कि बहुत सावधानी से इन सैंक्शंस के ऊपर जांच पड़ताल करनी चाहिए, आंकलन करना चाहिए, बजाय इसके कि एकदम जोश में आके, आनन फानन में आके उनके लिए भी कुछ टिप्पणी कर दें या फिर उनके लिए कुछ इम्पल्सिव हम रिएक्शन दे दें। Which of the following statements about the US sanctions as discussed in the passage is incorrect? बोल रहे हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट US sanctions के बारे में बिल्कुल incorrect है। The sanctions specifically target Indian companies for trading with Russia। तो यहाँ पे केवल हिंदुस्तान की कंपनीज को टारगेट नहीं किया गया है, दुनिया भर की 400 एंटिटीज को टारगेट किया गया है, 400 एंटिटीज को लिस्ट किया गया है, जिसमें हिंदुस्तान की 19 कंपनीज भी शामिल हैं और जो दूसरे देश शामिल हैं उनकी भी लिस्ट आपको पैसेज में बताई गई है। तो ऐसा तो नहीं है खास तौर पे ही नहीं ये सिर्फ हिंदुस्तान की ये कंपनीज हैं, यही कर रही हैं, गड़बड़ कर रही हैं, इन्हीं के ऊपर रोक लगाओ, ऐसा तो नहीं है। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। द सैंक्शंस आर पार्ट ऑफ अ ब्रॉडर एफर्ट टू कर्ब रशियाज मिलिट्री कैपेबिलिटी। बिल्कुल करेक्ट है, इसीलिए सैंक्शंस लगाए गए थे। The Indian government has previously received relief from the US sanctions regarding crude oil। कि हिंदुस्तान सरकार को पहले एक रिलीफ मिला था, राहत मिली थी जब रशिया के ऊपर क्रूड ऑयल को लेकर यूएस सैंक्शंस लगे थे तो हिंदुस्तान को उसमें कुछ छूट मिली थी, तो ये तो करेक्ट है। द सैंक्शंस रिफ्लेक्ट द वेस्ट्स रिस्पॉन्स टू द एस्केलेशन ऑफ द वॉर इन यूरोप। बिल्कुल करेक्ट है। इसका मतलब क्या है कि वेस्ट किस तरीके से देख रहा है इस युद्ध को, राइट तो वही यहाँ पे दर्शाया गया ना कि वेस्ट इस युद्ध को लेके सीरियस है, कंसर्न दिखा रहा है और इसलिए वो चाहता नहीं है कि रशिया यहाँ पे जीते या फिर रशिया और ज्यादा मजबूती से इस युद्ध को लड़े। Which statement best summarizes the author's position regarding India's approach to the US sanctions? बोल रहे हैं कौन सी स्टेटमेंट जो है, जो ऑथर का स्टांस है, उसका ओपिनियन है कि किस तरीके से हिंदुस्तान को यूएस सैंक्शंस को अप्रोच करना चाहिए, उसके बारे में क्लियरली समराइज करता है। तो उन्होंने बोला कि कॉशियसली इसके बारे में देखना चाहिए। इंडिया शुड फर्मली अपोज यूएस सैंक्शंस टू प्रोटेक्ट इट्स बिजनेसेस। इनकरेक्ट है। इंडिया शुड कंसिडर सैंक्शंस एज टेम्पररी मेजर विद नो लास्टिंग इम्पैक्ट। तो ऐसा तो हम नहीं कर सकते कि यार ये अभी यूएस को गुस्सा चढ़ा है, थोड़े टाइम के लिए उन्होंने सैंक्शंस लगाए, बाद में ठीक है हट जाएंगे, ऐसा तो नहीं हम सोच सकते। हमें सावधानी सोचनी चाहिए। उन्होंने बोला ना कि आप इसको लापरवाह भी नहीं हो सकते, ये भी नहीं छोड़ सकते कि कोई बात नहीं जाने दो, थोड़े दिन बाद देख लेंगे, इन प्रेसिडेंट ने तो चले जाना है, ऐसा भी नहीं कर सकते। इंडिया should view the sanctions cautiously and take steps to protect its businesses। बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। कोई भी समझदार व्यक्ति, सूझबूझ वाला देश जो है, उसकी लीडरशिप, उसका नेतृत्व जो है वो यही सजेशन देगा या यही बात कहेगा कि सावधानी से इन सैंक्शंस को परखो, जांच पड़ताल करो और अपने देश के जो बिजनेसेस हैं, कंपनीज हैं, उनको बचाने की कोशिश करो। सो ऑप्शन सी इज। राधिका stood by Monica's side through thick and thin। thick and thin का मतलब होता है किसी भी परिस्थिति में, ठीक है। I will stand by you through thick and thin मतलब मैं तुम्हारा किसी भी परिस्थिति में साथ दूंगी, ठीक है, चाहे परिस्थितियां सम हो चाहे विषम हो, विपरीत हो चाहे आपके पक्ष में हो, कोई भी परिस्थिति हो। तो राधिका ने मोनिका का हमेशा साथ दिया है, चाहे परिस्थितियां कैसे भी हो। under easy situations wherein she could ensure Monica's safety and security। तो आसान परिस्थिति में तो हर कोई साथ दे देता है ना, असली व्यक्ति कौन है, ये खास बात क्या है जब कोई मुश्किल या किसी भी परिस्थिति में साथ दे, राइट। सो ये इनकरेक्ट है। इन ऑल हैप्पी मोमेंट्स पर्सनली स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ हर टाइम। इनकरेक्ट है, खुशी के पलों में नहीं साथ देना था। इन द मोमेंट्स व्हेन मोनिका कुडंट कंप्लीट सम सिंपल टास्क। तो मोनिका कुछ आसान सा कार्य भी नहीं कर पा रही, उस समय में उन्होंने साथ दिया, तो ये भी नहीं है यहाँ पे मीनिंग। इनकरेक्ट है। अंडर ऑल कंडीशंस नो मैटर हाउ चैलेंजिंग और डिफिकल्ट। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, कितनी भी मुश्किल हो, उन सभी परिस्थितियों में साथ देना इज कॉल्ड थ्रू थिक एंड थिन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब यहाँ पे इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें बताना है। आई फेल्ट एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली की स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है। एब्सोल्युटली का मतलब पूरी तरीके से, एकदम, ठीक है। फिट एट द समिट, तो मुझे समिट में कोई मीटिंग हुई होगी, उसमें बिल्कुल फिट महसूस हो रहा था। माई माइंड वॉज एब्सोल्युटली क्लियर। क्लियर मतलब साफ था, स्पष्ट था। आई डिडंट फील टायर्ड, मुझे बिल्कुल भी थकावट महसूस नहीं हुई। आई फेल्ट एक्सिलरेटेड, मुझे एकदम एक्सिलरेटेड लगा।
एक्सेलरेटेड की स्पेलिंग इनकरेक्ट है। इट वॉज वेरी क्लियर सेंसेशन, वहां पे बिल्कुल साफ सेंसेशन मतलब एक तरीके की फीलिंग थी। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सेलरेटिंग के स्पेलिंग क्या होते हैं? EXHILARATED, इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा प्रसन्न या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। तो यानी कि सी में एरर है, सी ऑप्शन ए इज करेक्ट। मार्था मेड पैनकेक्स यस्टरडे, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। मार्था कौन है? हमारा सब्जेक्ट है। मेक बनाना, ये क्या है? हमारा वर्ब है। क्या बनाया? पैनकेक्स बनाया जी। पैनकेक्स हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो पैनकेक्स वर मेड बाय मार्था यस्टरडे। ठीक है, पैनकेक्स हैड बीन नहीं आएगा, क्या आएगा? हमने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो जो पैनकेक्स हैं वो प्लूरल हैं, इसलिए वर का इस्तेमाल हो जाएगा। मेड पास्ट की घटना, बनाए जा चुके हैं तो वर मेड हो जाएगा। और किसके द्वारा बनाए गए? बाय मार्था यस्टरडे। पैनकेक्स हैड बीन नहीं आएगा, पैनकेक्स वर मेड बाय मार्था यस्टरडे, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आकाश वेंट टू डैश हिज स्कूल यूनिफॉर्म। सेल, सेल मतलब बेचना, इसका एंटोनिम क्या होता है? खरीदना। मेक मतलब बनाना। रेंट मतलब किराए पे देना या लेना। लोन उधार। बाय खरीदना। तो देखो, आकाश अपने स्कूल यूनिफॉर्म सेल करने गया। सेल करने गया मतलब बेचने गया। बेचने का उल्टा क्या होता है? खरीदना। तो क्या करने गया होगा? खरीदने गया होगा। ऑप्शन डी बाय इज करेक्ट। जो पार्ट है उसको अगर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, किसी से रिप्लेस कर सकते हैं, तो वो करना है। फर्स्ट क्या है? वर्ड क्या है? कार्नेटिक म्यूजिक इज यूजुअली परफॉर्म्ड बाय अ स्मॉल ट्रूप ऑफ एक्टर्स कंसिस्टिंग ऑफ अ प्रिंसिपल परफॉर्मर, अ मेलोडिक अकॉम्पनीमेंट एंड रिदम अकॉम्पनीमेंट। बोल रहे हैं कि कार्नेटिक जो म्यूजिक है वो आम तौर पे एक छोटे से ट्रूप मतलब ग्रुप, किसका ग्रुप? एक्टर्स के ग्रुप द्वारा परफॉर्म किया जाता है, जिसमें एक मुख्य प्रिंसिपल परफॉर्मर मतलब मुख्य परफॉर्मर होता है, एक मेलोडिक अकॉम्पनीमेंट होता है और एक रिदम अकॉम्पनीमेंट होता है। ठीक है, सुर लगाने वाला और एक ताल लगाने वाला कुछ चीज होती है, या कोई व्यक्ति हो सकते हैं। ठीक है, अ स्मॉल ट्रूप ऑफ एक्टर्स के बदले हम क्या यूज करेंगे? असेंबल ऑफ म्यूजिशियंस, मतलब कि जो उनका एक ग्रुप है, समूह है, उसके लिए यूज किया जाता है असेंबल ऑफ ensemble of musicians. So option A ensemble of musicians is correct. पैनल ऑफ जजेस, यहाँ पे जजेस की जरूरत नहीं है। बैंड ऑफ सिंगर्स भी नहीं होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी नहीं होगा। क्या होगा? एंसेम्बल ऑफ म्यूजिशियंस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्योंकि जरूरी नहीं है कि उसमें सारे वोकलिस्ट हों, अलग अलग जॉनर से म्यूजिशियंस हो सकते हैं। कोई तबला वादक हो सकता है, कोई मृदंग वादक हो सकता है, कोई हारमोनियम वादक हो सकता है। तो एंसेम्बल ऑफ म्यूजिशियंस। प्रोस्पेरिटी वर्ड का एंटोनिम बताना है। प्रोस्पेरिटी का मतलब होता है फलना फूलना, फ्लरिश करना। द वॉर वॉज फॉलोड बाय अ लॉन्ग पीरियड ऑफ प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी मतलब युद्ध के बाद में बड़े लंबे समय तक लोग फलते फूलते रहे या दुनिया फलती फूलती रही। ठीक है, तो लंबा समय था, लॉन्ग पीरियड था मतलब लंबा समय था। तो प्रोस्पेरिटी का उल्टा क्या हो सकता है? प्रोस्पेरिटी का उल्टा फर्स्ट है एफ्लुएंस। एफ्लुएंस का मतलब होता है बहुत ज्यादा समृद्ध, बहुत ज्यादा भंडार। तो ये तो इनकरेक्ट है, एंटोनिम नहीं हुआ। सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा, ये भी एंटोनिम नहीं हुआ। सिक्योर मतलब सुरक्षित, ये भी एंटोनिम नहीं हुआ। फेलियर मतलब विफलता। तो यहाँ पे युद्ध के बाद में बड़े लंबे समय तक दुनिया भर में फेलियर रहा। ठीक है, प्रॉस्पेरिटी का उल्टा क्या हो जाएगा? फेलियर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। His approach was filled with such perseverance that it was difficult to overlook his merit. अब सिनोनिम बताना है परसेवरेंस का। परसेवरेंस का मतलब होता है दृढ़ निश्चय, दृढ़ता। ठीक है, फर्स्ट है रिलक्टेंस। रिलक्टेंस मतलब किसी चीज को नहीं करने की इच्छा। ठीक है, करने का आपका मन नहीं है। इग्नोरेंस, इग्नोरेंस मतलब अज्ञानता या फिर नजरअंदाज करना। डॉजनेस, डॉजनेस का मतलब होता है बहुत ज्यादा हठी, बहुत ज्यादा जिद्दी। और मोनोटनस मतलब बोरिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन सी डॉजनेस इज करेक्ट। इन नवंबर लक्ष्मण फेल। नवंबर के महीने में लक्ष्मण गिर गया। किसके गिर गया? विद फीवर, यानी कि उसको बुखार हो गया। सीरियसली इल एंड निमोनिया, बहुत ज्यादा गंभीर रूप से बीमार था और निमोनिया हो गया। तो नवंबर के महीने में तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो पी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट ही रहेगा। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में आ रहा है और ऑप्शन डी में आ रहा है, ऑप्शन सी एलिमिनेट कर दो। ठीक है, इसके बाद में वो कहाँ गिरा? फेल सीरियसली इल, गंभीर रूप से बीमार हो गया। ठीक है, तो पी के बाद में आएगा आर।
ठीक है, पी के बाद में आर ऑप्शन ए में नहीं आ रहा, बी में आ रहा है और डी में भी नहीं आ रहा। ठीक है, पी के बाद में आर, फिर उसके बाद में वो सीरियसली इल, फिर क्या होगा विद फीवर, किसके साथ इतना बीमार वो कैसे हुआ, फीवर से और निमोनिया से। तो पी आर क्यू एस ऑप्शन बी इज करेक्ट। ड्यू टू द पेंडेमिक, पेंडेमिक की वजह से द प्राइसेस ऑफ, कीमतें किस चीज़ की, मेडिसिन इंक्रीज एवरी डे सिंस लास्ट दिसंबर, कि इनकी कीमतें हर दिन बढ़ती रही लास्ट दिसंबर से अब लेकर अब तक। तो यहाँ पे एरर बताना है कहाँ पर है, तो एरर कहाँ पर है, इंक्रीज्ड, तो वो हो नहीं चुकी हैं पेंडेमिक की वजह से, अभी भी हो रही हैं, लास्ट दिसंबर से लेकर हर दिन बढ़ रही हैं। सो मेडिसिन इंक्रीज की वजह क्या आ जाएगा, हैव बीन इंक्रीजिंग एवरी डे, अभी भी बढ़ रही है ना, तो हैव बीन इंक्रीजिंग एवरी डे सिंस लास्ट दिसंबर। सो एवरी डे सिंस इंक्रीज, लास्ट मेडिसिन इंक्रीज, ऑप्शन सी में एरर है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। का क्वेश्चन है ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम नोइंग, इनको भी फायदा होता है जानने से, क्या जानने से, देयर आर सेवरल रीजन, बहुत सारे कारण हैं। वाई इवन पेरेंट्स वुड, क्यों पेरेंट्स भी, मोर अबाउट हाउ एंड वाई, ज़्यादा किसके बारे में, कैसे और वाई मतलब क्यों। चिल्ड्रन डू द थिंग्स दे डू दैट दे डू, बच्चे वो काम करते हैं जो वो करते हैं। सो बात हो रही है कुछ कारणों की, किसी चीज के कुछ बहुत सारे कारण हैं, तो पी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट होगा, देयर आर सेवरल रीजंस, किस चीज के सेवरल रीजंस है, व्हाई इवन पेरेंट्स वुड ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम नोइंग मोर अबाउट हाउ एंड वाई चिल्ड्रन डू द थिंग्स दे डू। ठीक है, कि क्यों पेरेंट्स को भी फायदा होगा ज्यादा जानने से कि बच्चे जो काम करते हैं वो क्यों करते हैं, राइट। तो पी के बाद में क्यू, पी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है, उसके बाद में क्यू आ रहा है, पी फर्स्ट स्टेटमेंट ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में आ रहा है, ऑप्शन ए और बी एलिमिनेट हो जाता है, पी के बाद में क्यू ऑप्शन सी डी में दोनों में आ रहा है। तो वाई इवन पेरेंट्स वुड ऑल्सो बेनिफिट, क्यू के बाद में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, फिर उसके बाद में आ रहा है आर, मोर अबाउट हाउ एंड वाई, किसके बारे में, हाउ एंड वाई चिल्ड्रन डू द थिंग्स दैट दे डू, एस। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। एफर्मेटिव, एफर्मेटिव का मतलब होता है किसी चीज में कंफर्मेशन या फिर सकारात्मकता, पॉजिटिवनेस दिखाई दे। एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका, एसेशन, एसेशन का मतलब होता है सिंहासन पर बैठना। सैंक्शन मतलब प्रतिबंध लगाना। नेगेटिव मतलब नेगेटिव, नकारात्मक। और एक्विसेंस, एक्विसेंस का मतलब होता है किसी चीज को स्वीकृति देना या स्वीकार करना। तो ऑप्शन सी नेगेटिव इज द करेक्ट एंटोनिम फॉर एफर्मेटिव। वन हु स्पीक्स लेस इन अ फोरम, कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत कम, किसी भी प्लेटफॉर्म पे बहुत कम बोलता हो। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं, जिसके पास में कम शब्द का इस्तेमाल करता है, रेटिसेंट। ठीक है, इसेंट्रिक, इसेंट्रिक का मतलब होता है असामान्य व्यक्ति। लोकोशियस, लोकोशियस का मतलब होता है बहुत बोलने वाला। गैबी, बातूनी। और रेटिसेंट मतलब कम बोलने वाला। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। An important person who represents his her country in a foreign country, अगर कोई व्यक्ति अपने देश को किसी फॉरेन कंट्री में रिप्रेजेंट करता है तो वो क्या होगा हमारे देश का, या तो एम्बेसडर होगा। ठीक है, डेलीगेट। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट है एम्बेसडर, करेक्ट है। एमेच्योर, एमेच्योर का मतलब होता है शौकीनिया तौर पे। एनोनिमस, एनोनिमस मतलब अज्ञात, गुमनाम। एल्ट्रूस्ट, एल्ट्रूस्ट का मतलब होता है बहुत ज्यादा परमार्थी व्यक्ति, यानी कि दूसरों के बारे में सेल्फलेसली सोचने वाला। तो यहाँ पे ऑप्शन ए एम्बेसडर इज करेक्ट। आई विल बी गिफ्टेड अ फैंसी डॉल बाय देम द नेक्स्ट डे, एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, बाय देम। तो देम क्या हो जाएगा, बाय के बाद में देम का क्या बन जाएगा, दे। विल बी का बजाय क्या हो जाएगा, दे विल। तो दे विल गिफ्ट मी अ फैंसी डॉल टुमारो, ऑप्शन ए इज करेक्ट। Although the team had trained diligently for months, बोल रहे हैं हालांकि उस टीम ने कठोर परिश्रम के साथ में कई महीनों तक ट्रेनिंग करी है, they had still overwhelmed by the opponents unexpected tactics। तो had past को बता रहा है, still मतलब फिर भी हो गए,
तो उनने कई महीनों तक प्रैक्टिस करी है, पर क्या हुआ, दे हैड स्टिल की बजाय क्या होगा, दे वर स्टिल ओवरवेल्म्ड बाय द ओपोनेंट्स अनएक्सपेक्टेड टैक्टिक्स। तो हैड स्टिल की बजाय वर स्टिल आएगा, ऑप्शन सी में एरर है। डैश अ लेटर केम टू इन्फॉर्म देम, तो देन अ लेटर हो सकता है, व्हेन अ लेटर हो सकता है, सडनली अ लेटर हो सकता है, कि एक चिट्ठी आई उनको इन्फॉर्म करते हुए दैट राका की जो मदर है, राकाज मदर, क्या नाम है उनका, तारा, हैड अनदर ब्रेकडाउन, वो एक और बार ब्रेकडाउन से झेल रही हैं। ब्रेकडाउन का मतलब होता है जब आप इमोशन से पूरी तरीके से भर के एकदम टूट जाते हैं ना, जोर जोर से कई लोग चिल्लाने लगते हैं, कई लोग जोर जोर से रोने लगते हैं, फ्रस्ट्रेशन जब निकलती है अंदर की, तो वो हो गया ब्रेकडाउन। तो उनको एक और ब्रेकडाउन देखना उनका मिला, एंड वॉज इन अ नर्सिंग होम, और वो एक नर्सिंग होम में थी जेनेवा में। एंड दैट, और ये कि राका की ग्रैंड मदर आशा, उनकी जो ग्रैंड मदर है आशा, डैश सीन अनदर ग्रैंड चाइल्ड सेफली इनटू द वर्ल्ड, उन्होंने एक और ग्रैंड चाइल्ड का आगमन देखा है सुरक्षित रूप से दुनिया में, यानी कि कोई बच्चा पैदा हुआ है उसकी बात चल रही है। वॉज फ्लाइंग टू स्विट्जरलैंड टू बी विथ हर, और वो अब कौन, आशा, जो उनकी ग्रैंड मदर है आशा, वो अब क्या कर रही है, स्विट्जरलैंड उड़कर आ रही है। कैसे उड़कर आ रही है, प्लेन से, हवा में उड़ के नहीं, पक्षी की तरह उड़कर नहीं आएंगी। फ्लाइंग मतलब कि प्लेन यात्रा कर कर आ रही हैं, कहाँ को, स्विट्जरलैंड को, ताकि वो उनके साथ हो सके। नंदा कॉल डैश हर लिप्स, नंदा कॉल कोई व्यक्ति है, उन्होंने अपना लिप्स को कुछ किया, डैश ब्लू शीट्स ऑफ पेपर विद दैट डिस्टेस्टफुल स्प्रॉल, और उनने ब्लू शीट्स ऑफ पेपर क्या की, बिछाई होंगी, ठीक है, या रोल्ड हो सकता है, रोल्ड ब्लू शीट्स ऑफ पेपर हो सकता है, स्प्रेड ब्लू शीट्स ऑफ पेपर हो सकता है। डिस्टेस्टफुल, डिस्टेस्टफुल का मतलब नापसंदी से, अनप्लेजेंट तरीके से, और स्प्रॉल केयरलेसली, तो नापसंद रूप से, केयरलेसली उनने कुछ ब्लू शीट्स पेपर की बिछाई होंगी, डैश देम, उनके सामने, एंड हिड देम इन हर डेस्क, और उनको अपने डेस्क पे छुपा दिया। सूनर, सूनर मतलब जल्दी से ही, ठीक है, तो यहाँ पे सूनर नहीं आएगा। वेन, वेन मतलब जब एक लेटर आया, फॉर किसी के लिए, अनलेस जब तक, तो यहाँ पे वेन बी इज करेक्ट। जब एक लेटर आया उनको इन्फॉर्म करते हुए कि उनकी माता जो है राका की, तारा, उनको एक और ब्रेकडाउन स्थिति देखनी पड़ी है, एंड वॉज इन अ नर्सिंग होम इन जेनेवा, और वो एक नर्सिंग होम में है जेनेवा में, एंड दैट राकास ग्रैंड मदर आशा डैश सीन अनदर ग्रैंड चाइल्ड सेफली इन टू द वर्ल्ड, हैव सीन, उन्हें देख लिया है, पास्ट में देख चुकी हैं, हैज सीन, हैज नहीं आएगा, हैविंग, अभी देख रही है ना, उन्हें अभी अभी कोई बच्चा पैदा हुआ है तो अभी की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नंदा कॉल डैश हर लिप्स, उसने अपने लिप्स को क्या किया, स्टक, स्टक मतलब कि कहीं पे अटक जाना, डस्टेड मतलब झाड़ना, पर्स्ट, पर्स्ट का मतलब होता है दबाना, कसना एक साथ होंठों को, जब आप, कि मेरे मुंह से कुछ निकल जाए उसके लिए आप मुंह को दबा के रख रहे हैं ना, उसको बोलते हैं पर्स्ट। और डर्ट मतलब मिट्टी, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। हर लिप्स डैश द ब्लू शीट ऑफ पेपर विद दैट डिस्टेस्टफुल स्प्रॉल, फर्स्ट टक्ड अवे, टक्ड अवे मतलब किसी चीज को फोल्ड करके वगैरह रख देना, सावधानी से छिपा के रख देना। क्लियर्ड अप, क्लियर्ड अप मतलब कि साफ करना या स्पष्ट करना। फोल्डेड अप, फोल्डेड अप मतलब कि उसको फोल्ड करना। और हिड अवे मतलब छुपाना। तो उन्होंने ब्लू शीट ऑफ पेपर उनके सामने क्या किया होगा, फोल्ड किया होगा डिस्टेस्टफुल तरीके से फोल्ड किया होगा, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Folded the blue sheets of paper with the distasteful sprawl, dash them, किसके सामने, by them, उनके जरिए, in them, उनके अंदर, across them, उनके सामने, उनके सतह पर फैलने की बात की जा रही है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।